दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमेश कुमार शर्मा और प्रत्येक सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी आपके लिए लेकर आया हूं हिमाचल बोली का कार्यक्रम पहाड़ी गलबात। जैसा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम सप्ताह के हर शुक्रवार आपको लेकर आते हैं आपके लिए हिमाचली बोली का कार्यक्रम पहाड़ी गलबात। और इस सप्ताह भी हम इसी कार्यक्रम को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हिमाचल फिल्म सिनेमा की पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का धन्यवाद और एक बार पुनः आपको पूरी टीम की ओर से सादर नमस्कार। दोस्तों हम प्रयास करते हैं आपके लिए हिमाचल के रीति रिवाजों को आप तक पहुंचाने का, ताकि जो हमारी हिमाचल की संस्कृति है वह विलुप्त ना हो पाए और जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है उन तक भी इन रीति रिवाजों की जानकारी पहुंच सके। हमने पिछले 10 एपिसोडों में आपको हिमाचल के रीति रिवाजों से अवगत करवाया है। इस सप्ताह भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जीवन यात्रा और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब स्क्रीन पर आमंत्रित करता हूं हिमाचल फिल्म सिनेमा के संस्थापक एवं अध्यक्ष ठाकुर केसी परिहार जी को। ठाकुर केसी परिहार जी नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना सुंदर कार्यक्रम जो बनाने का प्रयास किया है। तो आप दर्शकों को इस कार्यक्रम के बारे में और जो आज के अतिथि हैं उनके बारे में भी बताएं। ठाकुर केसी परिहार जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार पुनः। और हमारे ये हम 11वां एपिसोड कर रहे हैं और जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले सप्ताह भी हमें स्वर्गीय चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जीवन यात्रा पर हम लोग बात कर रहे हैं और इस सप्ताह भी हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जीवन यात्रा पर बात करेंगे। और आज हमारे जो अतिथि होंगे वो होंगे वीरेंद्र वीर जी कांगड़ा से और उनके साथ बात करेंगे। वीरेंद्र वीर जी जो हमारे बात करेंगे वो करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार फूल जी से। कहानियों के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। उनकी पिछले सप्ताह हमने देखा कि बहुत सारी हमने उनकी कविताएं, बहुत सारी बातें, जीवन यात्रा, कहाँ पे उन्होंने साहित्य को लिखा, किस तरह लिखते थे, क्या कुछ करते थे, बहुत कुछ जाना। और इस सप्ताह भी हम बहुत कुछ जानेंगे। तो मेरा विचार है कि बहुत समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री वीरेंद्र वीर जी को, आप हमारे इस लाइव मंच पर आए और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय वीरेंद्र वीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल फिल्म सिनेमा की पूरी टीम की तरफ से। और हमारे साथ है रमेश शर्मा जी। वीरेंद्र वीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः, क्योंकि आपने पिछले 3 सप्ताह से अब लगातार, पिछले सप्ताह से जब हमने पहला कार्यक्रम किया तब से लेके और अभी भी इस सप्ताह भी और उससे पिछले सप्ताह भी लगातार आप इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे तथ्यों के ऊपर एकत्रित करके आप बात कर रहे हैं। पिछले सप्ताह आपने बहुत सारी उनकी कविताएं हम सबको सुनाई, उनके कुछ छंद और कुछ दोहे भी हम सबको सुनने को मिले थे और फिर से इस सप्ताह भी मुझे लगता है कि मिलेंगे। और हम आदरणीय सुशील कुमार फूल जी भी अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो एक बार मैं उनको भी, लेकिन वीरेंद्र वीर जी मैं चाहूंगा कि आगे का कार्यक्रम आप मंच का संचालन करें और आज की जो यात्रा है हमारे इस कार्यक्रम की वो शुरू करें। आदरणीय वीरेंद्र वीर। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, परिहार जी। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हिमाचल फिल्म सिनेमा बैनर तले। इसके लिए आप सभी जो है, सारी टीम जो है वो साधुवाद की पात्र है। ये सब आपका प्यार और आशीर्वाद, आपका सहयोग है। ये मैं इन पंक्तियों के साथ आज की ये महफिल शुरू करना चाहूंगा। ये चर्चा परिचर्चा का जो दौर है जी, ये एक बड़ा युवा जो है वो गजलकार हैं, सोलन में ही रह के गए हैं, यश कंसल। बेसिकली वो हरियाणा से हैं
हरियाणा से कि है, जो, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, उन्हीं की दो पंक्तियां कि जो खुद जलकर मशाल बनते हैं, हम्म, जो खुद जलकर मशाल बनते हैं वही लोग तो मसाल बनते हैं, जो खुद क्या बात। जलकर मशाल बनते हैं वही लोग तो मिसाल बनते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व हुए हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। बड़ा छोटा बिल्कुल। सा जीवन, बहुत ही छोटा सा जीवन, 39 वर्ष 5 महीने और 2 दिन का। इतने में तो अभी तक बच्चा दिहाड़ी, आज के दौर में पढ़ने के बाद ये सोचता है कि मैं दिहाड़ी लगाना शुरू कर दूं, क्या कमाऊं क्या ना कमाऊं। और वो जी इतने बिल्कुल। प्रचुर मात्रा में साहित्य रचकर चले गए। इतना बहुत कुछ जो हमारे लिए देन है उनकी, चाहे वो खगोल शास्त्र की बात जैसे हमने पिछले सप्ताह की थी, हाँ जी बिल्कुल। चाहे वो शिक्षाविद रहे हों, मेयो कॉलेज से उन्होंने एक टीचर के तौर पर उन्होंने कार्य करना शुरू किया और बाद में उसके विभागाध्यक्ष भी बने। वो कुल्लू सॉरी वहाँ जयपुर के जो राजा थे उसके अध्यापक भी रहे, उनके राजा के, और अभिभावक अध्यापक रहे। वो नागरी प्रचारणी सभा के जो है वो सदस्य भी रहे, वो शोधकर्ता भी थे। उन्होंने हिंदी में भी पढ़ा लिखा, उन्होंने संस्कृत में भी पढ़ा लिखा। इसके अलावा उनकी जो जो एक मास्टरी जिसको कह सकते हैं, जिसकी पकड़ थी पूरी तरह से अंग्रेजी पर पूरी थी, पाली भाषा पर, प्राकृत भाषा पर, खड़ी बोली के ऊपर, फ्रेंच के ऊपर, जापानीज के ऊपर, बंगला के ऊपर, कौन सी ऐसी भाषा। हम इतने में तो अभी सोच रहे हैं कि हमने करना है, हमें हमारी दशा दिशा ही नहीं पता। जो जी जयपुर के जो पिछले सप्ताह भी बात हुई थी कि जैसे जयपुर का जो जंतर मंतर है, अब अगर कोई जयपुर जाए तो जंतर मंतर जरूर देखे। उसको पुनर्स्थापित करने में जो योगदान रहा, महती योगदान रहा, वो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रहा। तो जी। बाकी तो जैसे बातें होती ही रहेंगी। अगर आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं अतिथि, डॉक्टर सुशील कुमार हाँ, फूल जी, अगर तो जुड़ चुके हैं। मेरा तब वो तक अगर, एक प्रश्न, हाँ बिल्कुल, अगर वो जुड़ जी चुके हैं तो उनको जोड़ दीजिएगा। लेकिन मैंने आपसे ये प्रश्न पहले भी किया था। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं आज के, हमारे आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार फूल जी। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी परिहार जी। मैं चाहूंगा कि सीधे हम आज के हमारे अतिथि की तरफ चले, और बीच में मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे, आपके भी कुछ प्रश्न रहेंगे, उसके हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज जी की जो वार्ता है, आज की जो हमारी मुख्य मुद्दे हैं जैसे कि आपने रखे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा शुरू करें। जी। तो मैं सबसे पहले आज के विशेष मेहमान, आज के मुख्य अतिथि, आज के जो चर्चा परिचर्चा में केंद्र बिंदु रहने वाले हैं, डॉक्टर सुशील कुमार फूल जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। वो हिमाचली बिल्कुल। साहित्य का ही नहीं, वो हिंदी कहानी का वो एक साहित्य का स्तंभ है, एक ठोस स्तंभ है, और जिनसे सीख मिलती है हमें कि कैसे अपनी बात कलम के रास्ते कही जाती है। डॉक्टर फूल, जैसे कि विदित है, मैं थोड़ा सा और बता दूं कि डॉक्टर सुशील कुमार फूल जी मूलतः पंजाब में जन्म हुआ, और उसके बाद जो है इनका कार्यक्षेत्र हिमाचल ही रहा। जो हिमाचल का कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर में, वहां के ये हिंदी विभागाध्यक्ष रहे हैं, शोधकर्ता हैं, कहानीकार हैं, और उसके बाद संपादक हैं, उसके बाद हेलो समीक्षक हैं। बहुत बहुत बहुआयामी हेलो। व्यक्तित्व हैं, और उससे भी वीर बड़ी जी, बात यह है आप कि सर्वसुलभ है। वीरेंद्र वीर जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। अब परिहार जी, ठीक आ रही है आवाज? हाँ, मुझे तो, हम सबको तो ठीक आ रही है। फुल साहब के पास अब लगता है सिग्नल कमजोर है। तो फुल सर, फुल सर, सर के पास उनके सिग्नल पास कमजोर है। सिग्नल का मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा। हाँ जी, आप फुल सर के बारे में तब चलिए तक बता रहे थे। जी, आप जारी जी। रखिए। तो मतलब इनका एक विराट व्यक्तित्व रहा है, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, और बड़े बड़े लोग जो हैं इनके छात्र हुए हैं, जिन्होंने अपनी एक पहचान, अनूठी पहचान बनाई है। रचना एक संस्था है जिसका अपना ये संस्थापक हैं, और एक पत्रिका भी निकालते हैं, मैगजीन निकालते जी हैं। कई छात्रों को, कई साहित्यिक छात्रों को, शोधार्थियों को जो है वो
लगातार ये प्रेरित भी करते रहते हैं। जब तक सुशील कुमार फुल जी दोबारा फिर से जुड़े, मैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में कुछ बोलता चलूं। पुनः जी वहीं से बिल्कुल। शुरू करते हैं जहां खत्म किया था। कि ये जी हिमाचल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसा बहुआयामी व्यक्तित्व जो है, बिल्कुल, इसमें उसने शक नहीं है कोई भी। भले ही जन्म जो है वो जयपुर में लिया, परंतु उनकी जड़ें वो हिमाचल प्रदेश के गुलेर में हैं। उनके पूर्वज जो है वो हरिपुर गुलेर रियासत के जो है कुल पुरोहित रहे हैं। उनके पिताजी के समय से वो जयपुर में शिफ्ट हो गए, वो अलग बात है, पर उनका ख्याल, उनकी आत्मा, उनकी रूह, उनकी सांसें हिमाचल के लिए धड़कती रही। रह रहकर जो है वो हिमाचल के बारे में वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे शब्द जो है वो प्रयोग करते रहे उनकी लेखनी में। भले वो उनकी अधिकतर जीवन यात्रा जो है 39 वर्ष की वो बाहर ही रही हो, परंतु उनकी शादी, जैसे पिछली बार भी कहा गया, डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी ने भी प्रकाश डाला था कि जी उनकी जी। जो शादी थी वो भी हिमाचल के हरिपुर में ही हुई। उनके रिश्तेदारी जो है वो नहन पुक्कर में भी है। उनका घर अभी तक यहाँ है। सो बहुत सी चीजें, वो बहुत कम शब्दों में तो क्या, दिनों दिन महीनों लग जाएंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को समेटने में। फिर भी मैं मेरा कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में जितना मर्जी पढ़ो, उनको समझने की कोशिश करो। मैंने शायद ये बात हमने फोन पे भी की थी कि वो आदमी मतलब ऐसे थे कुछ कि यार इतनी सी उम्र में इतना कुछ कैसे हासिल किया जा सकता है। अब देखो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, खड़ी बोली हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, इतनी सारी भाषाएं सीखने के लिए उम्र लग जाती है। वो आदमी इतनी सारी भाषाओं में साहित्य लिख के चले गए। देखिए, मैं चंद्रधर आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि 20वीं सदी के प्रथम 2 दशक जो थे, 20वीं सदी के प्रथम 2 दशक जो थे वो भारत के राष्ट्र के पुनर्जागरण का शैशव काल था, साहित्य उत्थान का शैशव काल था, और सबसे सशक्त और सर्वाधिक सशक्त लेखनी जो थी वो उसी दौरान उभरी है, उन्हीं पहले 2 दशकों में, जो 20वीं शताब्दी का था। और उसमें भी अगर सर्वोपरि कोई उभरा है तो वो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किस परिप्रेक्ष्य में? हिंदी का उस वक्त जो वर्तमान हिंदी हम कहते हैं, बातचीत में हम प्रयोग में लाते हैं, उस वक्त उस समय ये हिंदी नहीं थी। उस वक्त इसका, उस समय जो इसका जो प्रारूप था वो कुछ दूसरा था। तो हिंदी जो थी उसको स्थापित करने में वर्तमान उसमें, और उसमें भी साहित्य, और साहित्य में भी ये कि आधुनिक हिंदी के जो कहानी है उसके पितामह के रूप में उन्होंने कहानी जो है वो कहानियों की रचना की है। हिंदी साहित्य पढ़ने वाला कोई बिरला ही ऐसा होगा या अनभिज्ञ ऐसा कोई होगा या जिसको ये कहेंगे कि वो भाग्यशाली नहीं होगा जिसने उसने कहा था ना पढ़ी हो। हाँ, बुद्धू का कांटा के बारे में भले पता ना हो, उसने कहा था का सारे पता होगा, और जिसने उसने कहा था का पता है, पढ़ी है, उसको लहरा सिंह का भी पता होगा। बिल्कुल। और उसको लहरा सिंह के साथ साथ लगता है डॉक्टर फुल फिर जुड़े हैं जी। तो लहरा सिंह के साथ साथ उसको ये भी पता होगा कि तेरी कुड़माई हो गई, ये डायलॉग। जी जी जी, बिल्कुल। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बड़ी बारीकी से, बड़ी मासूमियत से, बड़ी साफ गोई से, बड़ी सादे शब्दों में और बहुत ही गहरे शिल्प के साथ और बहुत ही बड़ी साफ गोई के साथ और बड़ी, जिसे कहते हैं कि बड़ी सलीके से उन्होंने कहानी रचना जो है की है। डॉक्टर फुल, आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। आज हम जैसे कि चर्चा कर रहे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के ऊपर, दूसरे ये एपिसोड रहा है हिमाचल फिल्म सिनेमा का। आपका पुनः स्वागत। धन्यवाद। तो सर, हम उनके व्यक्तित्व के ऊपर बात कर रहे थे कि 20वीं सदी के प्रथम 2 दशक जो है वो भारत राष्ट्र के पुनर्जागरण का शैशव काल था, साहित्य उत्थान का सर्वाधिक सशक्त काल था। इसलिए क्योंकि उस वक्त हिंदी वर्तमान रूप में जो है वो अपने आप को स्थापित कर रही थी, और उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी,
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जैसे व्यक्तित्व तो वहां पर साहित्य रच रहे थे, और उसमें भी हिंदी कहानी के पितामह पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो सर्वोपरि ठहरते हैं। आपका सर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर क्या कहना है? क्योंकि बड़ा छोटा सा जीवन काल उन्होंने जिया, 39 वर्ष 5 महीने और 2 दिन का। जी वीरेंद्र जी, जहाँ तक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जीवन और व्यक्तित्व की बात है, ये उनका जीवन भरा पूरा था और वो इतने व्यस्त रहे अपने छोटे से जीवन काल में कि एक और तो उनकी विद्वता के दर्शन उनके हर साहित्यिक रचना में होते हैं, और दूसरी ओर उन्होंने, जैसे आपने ठीक ही कहा कि उन्हें हिंदी कहानी का पितामह कहा जा सकता है। सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी ये कहानी जो उसने कहा था, जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे, लैना सिंह और दूसरे जो पात्र हैं उसके, और वो लड़की जो अमृतसर की, तो इस कहानी को सरस्वती पत्रिका में इस ढंग से प्रकाशित किया गया जिससे ये आभास होता था कि इस कहानी में आधुनिक कहानी के सभी लक्षण जो है वो विद्यमान हैं। जो हम आज बात करते हैं कि निर्मल वर्मा जी ने ऐसा कहा कि कहानी अंधेरे में चीख है, या हम कहते हैं कि अकहानी है, या नई कहानी है, या पुरानी कहानी से हटी हुई कहानी की परंपरा जो थी वो सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी में प्रारंभ हुई, जबकि ठीक है विश्व में वो एडगर एलन पो के साथ अमेरिका में कहानी शुरू हो गई थी। हाँ जी, तो उसी परंपरा को यदि हम देखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो अंग्रेजी लिटरेचर में मिसिस डेलोवे, वर्जीनिया वुल्फ के उपन्यास मिसिस डेलोवे में जो आई, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, जिसे हम कहते हैं पूर्व दृश्य शैली या पूर्व दृश्य, हम विगत में चले जाते हैं और वहां जाकर के उन घटनाओं को वर्तमान में ला करके उनका चित्रण प्रस्तुत करते हैं। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को आदि कहानी, आधुनिक कहानी का पायनीर जिसे आप कहेंगे कि प्रारंभ करता, जैसे आपने भी कहा पितामह कहा, इससे बड़ा तो शब्द और कोई हो नहीं सकता। तो उस दृष्टि से उनका महत्व है, लेकिन उससे भी बढ़कर इस दृष्टि के कारण उनका महत्व है कि उन्होंने 4 कहानियां लिखी, कहानियां बहुत सी लिखी, उनकी भी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध उनकी कहानी उसने कहा था हुई। उसने कहा था इसलिए भी हुई, मेरी अपनी मान्यता है, मैं विश्वविद्यालय में रहा या अध्यापन में रहा सारी उम्र, कि जो कहानी टेक्स्ट बुक में चली जाती है, पाठ्यक्रम में चली जाती है, वो कहानी बार बार पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है और उसी पर फोकस रहता है। अभी कुछ साल पहले अपनी मृत्यु से पूर्व डॉक्टर नामवर सिंह जी से बात हो रही थी, तो उनसे भी जब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात की तो उन्होंने केवल उसने कहा था कहानी का ही जिक्र किया, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं था कि सुखमय जीवन भी लिखी, बुद्धू का कांटा भी लिखी, उन्हें हीरे का हीरा भी लिखी, या और भी बहुत सी कहानियां लिखी। और इन कहानियों के अनुसंधान का, जैसे आप लगे रहते हैं ना कि पुराने खोद खोद करके लाते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को प्रकाश में लाने का श्रेय सबसे ज्यादा 2 व्यक्तियों ने किया। वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को कहा अमर कथा शिल्पी, लेकिन दबी जुबान में उनके ये शब्द निकले, 1-2 पंक्तियों में ही उन्होंने निपटा दिया इस बात को। हिमाचल के 2 विद्वानों ने, एक तो डॉक्टर श्री कृष्ण गोपाल पीयूष गुलेरी जो गुलेरी जी, उनका पूरा नाम कृष्ण गोपाल गुलेरी, श्री कृष्ण गोपाल गुलेरी, हाँ जी, हाँ। तो एक तो उन्होंने अपना जब थीसिस लिखा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से चंद्रधर शर्मा गुलेरी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जो 1983 में प्रकाशित हुआ, और दूसरे 1983 क्योंकि उनका जन्म शताब्दी वर्ष था, तो उस समय डॉक्टर मनोहर लाल दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में थे। डॉक्टर मनोहर लाल धर्मशाल महंता से थे, और उन्होंने चिंतपूर्णी के पास है, हाँ जी, चिंतपूर्णी के पास है। तो उन्होंने भी खूब मनोयोग से चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साहित्य का मनन भी किया, खोज भी की, और वो जयपुर, जहाँ जहाँ गुलेरी जी रहे, जयपुर में रहे या वाराणसी में रहे या कहीं भी जहाँ भी उन्हें कोई सूत्र मिला,
तो उन्होंने जा जा करके खोज खोज करके बहुत लेख लिखे, और 83 में तो जो जन्म शती वर्ष था, भारतवर्ष की सभी पत्र पत्रिकाओं ने, सारिका ने भी गुलेरी विशेषांक प्रकाशित किए। उस समय से फिर गुलेरी थोड़े प्रकाश में आने शुरू हुए। पहले तो केवल इतना कह देते थे कि 2 ही लेखक हुए हिमाचल में, यशपाल हुए या चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए, लेकिन उनका विस्तार से अध्ययन या उसकी खोजबीन या उनके बारे में, जैसे आप व्यक्तित्व को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही जैसे पिछले साल भी जब गुलेरी जी पर बातें हो रही थी तो जयपुर में ढूंढ रहे थे कि उनका घर कहाँ था, वो कहाँ रहते थे, या उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना प्रवास रखा। तो इस प्रकार मैं सोचता हूँ कि गुलेरी जी पर निरंतर अनुसंधान हो रहा है। मैं भी 83 से तो लगातार लगा ही हुआ हूँ। गुलेरी जी पर बहुत से लेख भी लिखे, और गुलेरी जी की रचनाओं को बार बार पढ़ने में जो आनंद आता है वो मैं समझता हूँ। उनकी अगर 4 कहानियां भी कोई पढ़े, 4 कहानियां वो कहानियां उनकी जो आधुनिक शैली की कहानियां, मैं उनकी कहानियों को बीच में जब आप और प्रश्न करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार की कहानियां उन्होंने लिखी। ये 4 तो हैं ही, ये तो आधुनिक शैली की कहानियां हैं, जो इनकी चर्चा भी हम कर लेंगे। और जी जी जरूर। आपका आदरणीय, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। जी थोड़ा सा हम 2-3 मिनट का कुछ विराम लेंगे, और उसमें हम अभी जानेंगे कि हिमाचल में साहित्य को लेके या कला को लेके हमारे कुछ चल रहा है। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो मैं कुछ देर के लिए आप सब दोनों हमारे अतिथियों से क्षमा चाहता हूं। सुनील कुमार जी से मेरा निवेदन है कि एक बारी आज का जो कार्यक्रम है वो हलचल का हमारा, उसको शुरू करवाया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सबका दोस्त ठाकुर केसी परिहार। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये कार्यक्रम पहाड़ी गलबात, आज का विषय है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जीवन यात्रा पर। आज के हमारे अतिथि है वीरेंद्र वीर जी, और साथ में उनसे हमारे अतिथि हैं डॉक्टर सुशील कुमार फूल जी। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह में या आने वाले कुछ दिनों में हिमाचल में क्या क्या होने वाला है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमारे इस सप्ताह में सबसे पहले चंद्रधर शर्मा जी की, गुलेरी जी की जो जयंती थी, उसके ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम हुए। हर जिला स्तर पर कार्यक्रम, बहुत सारी संस्थाओं ने कार्यक्रम किए। इवन की जयपुर में भी उनके ऊपर कुछ कार्यक्रम हुए। हम जरूर उनकी तस्वीरें वो भी आप सबके साथ साझा करना चाहेंगे। कल साथ में इसका जो राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम था वो हुआ हमारे ऊना में। और जयंती हमारे बाबा कांशीराम जी की भी थी 11 जुलाई को, जिसका भाषा अकादमी द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था। वो सुंदरनगर मंडी में हुआ। और कल हमने श्रद्धांजलि दी है स्वर्गीय श्री संसार चंद जी को, प्रभाकर जी को, जिनकी कल पुण्यतिथि थी। उसके ऊपर भी बहुत सारे हम जरूर चाहेंगे, इन दोनों के ऊपर भी हम आगे विषय में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं आगे कला से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, मंडी की अनु मेहता जी का एक बहुत ही अच्छा, बेहद खूबसूरत भजन आया है देवा श्रृंगार ऋषि जी का। और इसमें गायक का जो हमारी है वो है हमारी अनु मेहता जी। लेखक इसके रुपेंद्र ठाकुर जी है। संगीतकार, निर्देशन, निर्माता जो कि इसमें कार्य किया है वो किया है गगन पंकी जी ने। और दोस्तों, इसको भी आप देख सकते हैं गगन पंकी यूट्यूब चैनल पर। और इसके बाद चलते हैं ठेकेदारा गीत, जो आजकल बहुत ज्यादा धूम मचा रहा है। छोटे से, हमारे छोटे नहीं, बहुत बड़े कलाकार बन चुके हैं। प्रिंस कपिल जी जो बहुत अच्छा काम करे, बहुत छोटी उम्र से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका पहाड़ी गीत बिलासपुर से है, आ चुका है। गायक प्रिंस कपिल जी हैं इसमें, मास्टर प्रिंस कपिल, और वंदना ठाकुर की आवाज में इसको लिखा है प्रदीप राणा जी ने। संगीत कपिल ब्रदर ने ही दिया है, और निर्देशन भी कपिल ब्रदर ने ही किया है। साथ में निर्माता है इसके सुभाष कपिल जी। कलाकार जो इसमें है वो है हिमाचली मुंडा और निशी जी। हिमाचली मुंडा इस सप्ताह का हमारा पूरा का पूरा हर गीत में, बहुत सारे गीतों में वो शामिल हो रहे हैं। उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और चैनल भी इसका है, चैनल कपिल म्यूजिक स्टूडियो। दोस्तों, आप वहां पे जाके इस गाने को जरूर देखिए, बहुत मजेदार गीत है। इसके बाद चलते हैं हम लोग मिस कॉल की तरफ। मिस कॉल गाना जो आ रहा है वो आ रहा है 17 जुलाई को, और डांगे वाला एंटरटेनमेंट चैनल पे ही आप सबको गाना देखने को मिलेगा। इसके
इसके गायक है बबलू दीक्षित जी और अनु ठाकुर जी। लेखक इस गीत के हैं पोलाराम डांगवाला जी और इसका जो म्यूजिक तैयार किया है वो HB म्यूजिक ने किया है। कलाकार इसमें भी हिमाचली मुंडा और शिवानी गुलेरिया जी हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। नाटी किंग जी हमारे कुलदीप शर्मा जी एक बहुत ही अच्छा गीत लेके आ रहे हैं। ये गीत आप सबके बीच में आएगा 24 जुलाई को और ये भी आएगा डांगेवाला एंटरटेनमेंट चैनल पर ही दोस्तों आपको मिलेगा। और नाटी किंग दे ठिकाने इस गीत का नाम है। लेखक लायक राम रफीक स्वर्गीय, ये हमारे लायक राम रफीक जी। कलाकार इसमें भी दोस्तों हिमाचली मुंडा ही आपको मिलेगा और साथ में पलवी ठाकुर जी का जबरदस्त अभिनय, ये भी बहुत अच्छी अदाकारा है। निर्देशन इसमें पोलाराम डांगेवाला जी ने किया है। तो साथ में जैसा कि मैंने बताया कि पोलाराम जी का ये निर्देशन के साथ निर्माता भी है, साथ में डांगेवाला एंटरटेनमेंट से ही आपको गाना देखने को मिलेगा। और दोस्तों समर फेस्टिवल छाजपुर हो रहा है 17 जुलाई को, जहां पे कुलदीप शर्मा जी, विकी चौहान जी, AC भारद्वाज जी, सुरेश शर्मा जी आदि बहुत से कलाकार वहां पे अपने गीतों से, अपनी गायकी से लोगों का मनोरंजन करने वाले हैं। तो आप उस कार्यक्रम को भी सोशल मीडिया के माध्यम से या छाजपुर जाकर जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खबरें आप सबके लिए, छोटी छोटी कला से जुड़ी हुई, कि हमने कोशिश की है। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपनी कोई साहित्य से जुड़ी, कला से जुड़ी कुछ भी अपना प्रकाशन करवाना चाहते हैं, पुस्तक का, या पुस्तक अपनी यहाँ पे प्रकाशन करवाना चाहते हैं, साथ में यदि आपका गीत या कुछ अन्य कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उसकी सूचना आप हमारे माध्यम से देना चाहते हैं, तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए यही न, मैं चाहूंगा हमारे सुनील शर्मा जी की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वीरेंद्र वीर जी और आदरणीय सुशील कुमार फूल जी को आगे जोड़ा जाए। जी मैं क्षमा चाहता हूं आप दोनों के व्यवधान के लिए। आगे कार्यक्रम का वीरेंद्र वीर जी ना रोकते हुए आप आगे लगातार इस कार्यक्रम में हम जो बात कर रहे थे कहानियों की, उसको लगातार आप आगे बढ़ाएं। वीरेंद्र वीर जी, वीरेंद्र वीर जी का शायद कुछ सिग्नल का इश्यू आ रहा है। फुल सर, मैं यहाँ पे आपने एक बात की थी कि 4 ही कहानियां उनकी आती हैं, कि 4 ही कहानियां हैं, लेकिन बहुत सारे लेखकों ने या औरों ने, यहाँ पे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कुछ लेखकों ने उनकी कहानियों को और भी गिनाया है कि ये भी उनकी कहानियां हैं, और इसके ऊपर संशय बना हुआ है। और कुछ ने तो ये कहा कि उसने ही कहा था, चंद्रधर शर्मा की जो गुलेरी जी की एक ही कहानी है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा तब तक प्रकाश डालें कि ये कहाँ तक तथ्य सही है और कहाँ तक गलत है। हाँ जी, परिहार साहब, दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि आलोचना के क्षेत्र में या अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में बंद मानसिकता वाली बात बन जाती है कि हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते, जबकि हमारे सामने उनकी सारी कहानियां प्रस्तुत हैं। वास्तव में अभी एक और पुस्तक मेरी लेटेस्ट आ रही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की संपूर्ण कहानियां। तो उसमें मैंने 3 वर्गों में, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, उसको विभाजित किया है कि एक तो ये 4 कहानियां जो हैं, जिनको मैं मानता हूं, उसने कहा था सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, हीरे का हीरा जो अधूरी थी, जिसे कभी मैंने पूरा किया था बहुत साल पहले। ये 4 कहानियां तो आधुनिक शैली की कहानियां, जैसे हम कहते हैं ये निर्मल वर्मा की कहानी है, ये हरनोट की कहानी है, ये फूल की कहानी है, या ये और भी जितने कहानीकार हिमाचल के या देश के हैं, उसी कतार में ये खड़ी हो जाती है कहानी जा करके। भले ही ये कहानी 1915 में लिखी गई और इस कहानी का शैली शिल्प अलग है, तो उसी इसके अतिरिक्त देखिए, एक तो 4 परिहार साहब कहानियां ये लिखी आधुनिक शैली की। फिर इसके बाद डॉक्टर मनोहर लाल ने किसी जमाने में कहा था कि उन्होंने 2-3 कहानियां और लिखी हैं। फिर वो कहानियों पर निरंतर मैं अनुसंधान करता रहा हूँ। एक धर्मपरायण रीछ है, एक घंटा घर है, एक सुकन्या है। ये 2-3 कहानियां उनकी उपदेशात्मक कहानियां, या मैं उनको कहता हूँ परंपरागत शैली की कहानियां, ये उनकी मिलती हैं। उनको स्वीकार करना चाहिए। बहुत से लोग उसे स्वीकार करने में थोड़ा संकोच करते हैं। मैं समझता हूँ कि अनुसंधान तो निरंतर प्रतिक्रिया है और नए नए जो तथ्य हैं वो प्रकाश में आते रहते हैं, उनका विश्लेषण होता रहता है, उन्हें हम अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं।
इसके अतिरिक्त भी, जैसा आपने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं और भी कहानियां हैं, उनकी बाकी जो कहानियां 18 कहानियां मैंने और ये अपनी आने वाली पुस्तक में दी हैं, उनको हम दृष्टांत कह सकते हैं, उनको हम लघु कथा कह सकते हैं, उनको हम जैसे इलस्ट्रेशन करते हैं, कथा में कथा आती है उस प्रकार की वो 18-19, जैसे महर्षि उनकी एक कहानी है जिसमें दो लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बंगाली हैं, तो आपस में बात करते करते कि ये कैसे नाम पड़ गया महर्षि, तो दूसरे ने कहा जैसे अर्श है मेरा नाम, मैं अर्शी हूँ, मेरा नाम अर्श से अर्शी बना है, तो धीरे धीरे ऐसे ही महर्षि ऋषि से महर्षि पड़ गया नाम, तो आपस में वो व्यंग, वो कहता है मैं भी एक दिन मेरा नाम भी ऐसे ही हो जाएगा, अर्श से अर्शी हो जाएगा, कि ये लोक परंपरा में नाम जो है जुड़ते बनते बिगड़ते चले जाते हैं। तो उसमें व्यंग है, जिस व्यंग की आज हम बात करते हैं वो गुलेरी जी की कहानियों में, उनके निबंधों में, उनके जो वक्तव्य हैं, उनके जो लेख हैं, उन सब में व्यंग्यकार गुलेरी छिपा बैठा रहता है, जो कहीं ना कहीं जैसे मारे सी, ये चलिए कहानी से इतर बात है, निबंधों की बात हो गई, मारे सी मोही कुठाऊं, अब मुझे किस जगह पर मार रहे हो, जब किसी को चोट लगती है तो पता चलता है कि मारे सी मोही कुठाऊं, या कछुआ धर्म किस प्रकार का, वो भारतीय संस्कृति पर उनके व्यंग हैं, निबंध हैं। तो वो कहानियां कुल मिलाकर के यदि आप देखें, चर्चा एक एक कहानी पर भी हो सकती है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उनकी 4 कहानियां आधुनिक शैली की और 3 कहानियां उनकी परंपरागत शैली की और 18 कहानियां, हाँ जी 18 परंपरागत से मेरा अभिप्राय है जैसे दश कुमार चरित, दंडी का दश कुमार चरित है, या मध्यकालीन कहानियां जो जिनमें उपदेशात्मकता होती है, जैसे धर्मपरायण रीछ वगैरह जो है वो उपदेशात्मक है। ऐसे ही इलस्ट्रेशन तो कथा में कथा जो होती है, ये एक परंपरा भी रही है भारतीय कथा साहित्य में कि कथा में कथा, कहानी आगे से आगे चलती है, लेकिन उसको हम आधुनिक कहानी नहीं मानते, उनको दृष्टांत या फिर आप लघु कथा, आजकल लघु कथा कहने लगे हैं उनको, तो उस प्रकार के उनकी काफ़ी कहानियां जो हैं, 18 कहानियां मैंने नई पुस्तक में दी है। और पहले भी प्रयत्न किया है कि गुलेरी जी पर जैसे एक पुस्तक ये गुलेरी जी की उत्कृष्ट कहानियां, ये 3-4 साल पहले यूनिकॉर्न बुक्स दिल्ली से प्रकाशित हुई, और अभी हिमाचल अकेडमी ने भी मेरी एक पुस्तक गुलेरी जी पर प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक मूल्यांकन। इसमें भी मैंने अपने ढंग से अपनी बात का चित्रण तो किया, लेकिन कोई बहुत जल्दी ये जो आम परंपरागत पाठक होते हैं या जो सरकारी काम होते हैं उनमें स्वीकार करने के लिए थोड़ी देर लगती है। कोई स्वीकार करे या ना करे, मैं कहता हूँ हीरे का हीरा के सारे पात्र वो जब गुलेरी जी के अपने हस्तलेख में हमें प्रति मिलती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये गुलेरी जी की कहानी नहीं है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि अभी भी, हालांकि गुलेरी जी की जन्म तिथि हर साल मनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, और बहुत बार मैं भाषा एवं संस्कृति विभाग को ये परामर्श भी देता हूँ कि हमें नए सिरे से जो नए तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च तो बहुत लोगों ने की है लेकिन वो कभी प्रकाश में नहीं आती। एक ढर्रा है बस कि गुलेरी जी महान है, वो हिमाचल के थे, वो है हिमाचल के थे, वो सारी दुनिया के थे, वो कहानी संसार के थे, और उनकी कहानी को आप क्यों लिमिट कर देना चाहते हो कि वो गुलेर से ही थे। तो गुलेर में तो रहे वो 50 दिन भी नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ठीक है, उनकी कहानियों में माटी की गंध है हिमाचल की, आंचलिक शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी कहानियों में किया है। जैसे उसने कहा था मैं तो पंजाबी भी है, क्योंकि तब ये पंजाब में ही था, कांगड़ा भी तो पंजाबी पहाड़ी ये सारे मिलते जुलते शब्द थे। तेरी कुड़माई हो गई या कुछ और हो गया, ऐसे और बहुत से शब्द हैं। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि हमें स्वीकार करना चाहिए, और नए नए लोगों को जो गुलेरी जी की कहानियां पढ़ते हैं वो और प्रकाश डालें उन पर। पहला परिहार सर जो लेख मैंने गुलेरी जी पर लिखा था और सारिका में 1983 में प्रकाशित हुआ, उसमें मैंने कहा था कि गुलेरी जी तो कहानीकार थे ही नहीं, उनको जबरदस्ती कहानीकार बनाया जाता है। लेकिन वो मेरा तब रिएक्शन था उनकी कहानियों को पढ़ने के बाद, और उसमें उसे उन्होंने
प्रथम जो लीड आर्टिकल होता है उस रूप में सारिका ने 1983 में वो प्रकाशित किया था जन्मशती वर्ष में, ये देखते हुए कि देखो ये अलग आवाज है। बाकी सब कह रहे थे गुलेरी जी महान है, ये मैंने कहा महान तो हैं लेकिन उनकी कहानियों में कुछ कमियां भी हैं। जैसे उनकी सबसे बढ़िया कहानी बुद्धू का कांटा है। अनाड़ी के सामने भी कोई लहंगा पसारेगी, ये उसकी मेरुदंड वाक्य है उस कहानी का। गुलेरी जी का जो पात्र है भागवंती को जो बोलता है, भागवंती बोलती है बल्कि रघुनाथ प्रसाद को, जो झेम्पू किस्म का पहाड़ी कैरेक्टर है। तो उस हिसाब से लेकिन बुद्धू का कांटा को कभी पाठ्यक्रम में लगाया ही नहीं गया और ना कोई लगाना चाहता है, क्योंकि जो पका पकाया जो एक बार एंटर कर गया वही चलता रहता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास गोदान 1959 में मैंने हाँ जी और भी मतलब उनके गोदान जो है तो 1959 में मैंने एमए में पढ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में। वो आज भी गोदान ही पढ़ाए जा रहे हैं, दूसरे उपन्यास भी या दूसरे लेखकों के जो उपन्यास जी। इसी बात पे सर मैं आने वाला था। 2-3 बातें जो आपके इस वक्तव्य में उभरी हैं अभी जी। उनमें भी अगर कुछ लेके चले कि सर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत, पाली, प्राकृतिक भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन भाषाओं में भी जो थे वो पारंगत थे। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने जिस भाषा में उन्होंने जिस भाषा में लिखा बिल्कुल पूरी पकड़ के साथ लिखा। आपके ही विचार को आगे ले जाते हुए कि सर उनकी उसने कहा था कहानी हमने भी पढ़ी बचपन में, जब 10वीं से पहले जब लगी इसमें हमें सिलेबस में लगी, कोर्सेज में लगी। ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि उनकी जो बाकी कहानियां हैं, चाहे वो सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, या जिस कहानी को आपने पूरा किया उसके ऊपर भी बाद में आएंगे, हीरे का हीरा, इन कहानियों को में से किसी एक कहानी को कुछ समय के लिए, कुछ कालखंड के लिए, जैसे अभी आधुनिक हमारी जो ये नई शिक्षा नीति आई है इसके तहत अगर कोई एक कहानी तो हमारे सिलेबस, चाहे वो उच्च शिक्षा में लगे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे उनको लगे, एमए के लिए लगे या 10वीं तक के बच्चों के लिए लगे, कब तक उसने कहा था से आगे भी हम बढ़े और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक नए रूप से या एक उनके नए विचारों से जो है हम जो पाठक हैं या बच्चे हैं वो रूबरू भी हो पाए। तो ये सर हम लोगों को क्या करना चाहिए कि क्या हम कोई भाषा विभाग को लिखें या हमारे शिक्षा विभाग को लिखें? जी हाँ, मैं वीरेंद्र मैं यहाँ पे सर एक चीज और प्रश्न फुल सर आपके इसी में जोड़ता हूँ कि उनकी कहानियां बिल्कुल ये कि उनकी जैसे उसने कहा था या कुछ कहानियां जो उनकी एक दो कुछ, बाकी कोई भी कहानियां उनकी पाठ्यक्रम में नहीं है। अगर एक चीज आप अंत में इसका उत्तर दीजिएगा कि अगर उनकी कहानियों को जोड़ा जाए जो पारंपरिक है हमारी उनकी कहानियां या दूसरी जो कहानियां है, जिन 18 कहानियों का आपने जिक्र किया, तो उसमें से आपके विचार से उन किन कहानियों को आज हमें जरूर पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, आप ये भी अंत में जरूर बताएं हमारे दर्शकों। नहीं वो बात बाकी पहले वीरेंद्र जी। हाँ बिल्कुल जी। पहले कहानी को पाठ्यक्रम में कैसे जोड़ा जाए। देखिए मैं तो सारी उम्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, मुझे पता है पाठ्यक्रम कैसे बनते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जैसे मेरे पास ये स्वतंत्रता थी कि मैं अपना पाठ्यक्रम हिंदी का या अंग्रेजी का, दोनों भाषाएं मैं पढ़ाता रहा हूँ, कि मैं अपना बना सकूं। ये छूट होती थी अपनी यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की तरफ से। और मैंने 1992 में जब अपनी कोई एक पाठ्य पुस्तक बना करके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को लगाई तो उसमें हिमाचल की कुछ कहानियां भी लगा दी थी, गुलेरी जी की कहानी भी लगाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला है या पंजाब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय शिमला है या चंडीगढ़ है या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है या अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ कांगड़ा में और हमीरपुर में है, हाँ जी, तो इनमें जो विभागाध्यक्ष होते हैं, इनकी जो एकेडमिक काउंसिल होती है, वहाँ वे लोग इसको, इन कहानियों को, अगर मैं होता वहाँ या यहाँ भी होता, शिमला में होता, तो मैंने जरूर ये कोशिश करनी थी कि इस कहानी को 5 साल पढ़ा दिया, छोड़ दो, अब आप सुखमय जीवन को लगा लो, 5 साल बाद फिर बुद्धू का कांटा लगा लो, बदलते रहना चाहिए।
एक ही उसमें उससे इसलिए नहीं बदलते प्रोफेसर कहानियों को क्योंकि जो कहानी बनी हुई है उसकी समीक्षाएं, उसके आलोचना वो उपलब्ध हो जाती हैं बनी बनाई। नई कहानी अगर आप सुखमय जीवन पढ़ेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सुखमय जीवन टाइटल क्यों है, नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार वो जो कमला है उसमें या उसका नायक जो है वो एक अविवाहित व्यक्ति विवाहित जीवन का आनंद कैसे ले उस पर पुस्तक लिख देता है। जैसे आजकल भी होता है कि सब्जेक्ट पढ़ा नहीं होता और इधर उधर से उठा करके हम लिख देते हैं। तो उसका विषय इतना बढ़िया है, लगती वो कहानी फिल्मी है लेकिन उसमें सच्चाई है। लव एट फर्स्ट साइट वाली बात है जिसको हम कहते हैं प्रथम दर्शन में ही प्रेम। और वो कमला से निवेदन भी करता है, पंक्चर होता है उसके साइकिल में। आपने ज्यादातर पाठकों ने, श्रोताओं ने ये कहानी पढ़ी ही होगी, मैंने तो सैकड़ों बार पढ़ी है, बार बार पढ़ता हूँ मैं कहानियां प्रेमचंद की। यशपाल की कहानियों पर भी कभी आप चर्चा करेंगे तो उसमें भी बहुत आनंद है, इतना उसमें संसार है, ज्ञान का भंडार है कि मजा आ जाता है। चाहे 10 बार कहानी पढ़ लो, हर बार नया कोई ना कोई निकलत। ऐसे ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इन कहानियों में इतने सूक्त वाक्य हैं कि यदि आप मनन करें तो पूरा आनंद आता है। और कहानी का पर्पज यही होता है, जैसे यशपाल ने कहा है कि कहानी में केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखता, मैं पाठकों को खिलखिलाना, सिर्फ उनको मुस्कुराना सिखाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो मनोरंजन के साथ साथ एक वैचारिक कौंध, जैसे बिजली कांपती है, कौंधती है तो हम एकदम तड़क भड़क से वो सजग हो जाते हैं, ऐसे ही मैं एक वैचारिक कौंध हर पाठक के मन में अपनी कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ ये हर कहानी का लक्ष्य होना भी चाहिए, जरूरी नहीं कि हम उसको, हाँ होना भी चाहिए। और यदि आप उस कहानी में कोई मैसेज ही नहीं है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। और पाठ्यक्रम में जहाँ तक आने की बात है, मैं चलो ये संयोगवश है, जैसे मेरी बहुत सी कहानियां हैं, मैं अपना चलो एक उदाहरण देता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देता हूँ। मेरी कोई कहानी पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक इधर उधर नहीं लगी, केरल यूनिवर्सिटी में लगी हुई है हिंदी के पाठ्यक्रमों में। लेकिन अपने आन बान का सिद्ध होता है ना, घर का जोगी जो ना आन बान का सिद्ध। परंतु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने मेमना मेरी जो एक कहानी 1978 की जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त थी ऑल इंडिया लेवल की, वो अब जाकर के उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेशन करके संस्कृत विभाग में संस्कृत के पाठ्यक्रम में मेमना को लगाया। लेकिन ये उन्होंने अपनी इच्छा से लगाया, मुझे तो इतना ही पता चला कि वो कहानी ले लीजिए। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ यहाँ जो हिंदी के विभाग, जैसे आजकल डॉक्टर पान सिंह है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, नए आए हैं, युवा हैं, उनको चाहिए कि जो भी उन्हें अच्छा लगे, गुलेरी जी की कोई कहानी, ऐसे ही यशपाल की एक कहानी है प्रायश्चित, वो हमने 7वीं में भी पढ़ी, 10वीं में भी पढ़ी, वही पढ़ते आ रहे हैं। उनकी भी बहुत सी कहानियां हैं जो बदली जा सकती हैं, कि उसको वो बड़ी अच्छी कहानी है कि किस प्रकार कई बार ये होता है कि वो चपरासी का बेटा है जी, अमृतसर से आया, नगरोटा बगवा में अपने मामा के घर आता है, वो सोचता है वहां पूछेंगे करेंगे, और वो कहते हैं चपरासी का बेटा है, कोई बात नहीं, इसको घर हाल में ठहरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक व्यंग के रिश्ते जो हैं वो पैसे के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से किस प्रकार के परिवारों में, समाज में, व्यवहार में हमारे आ जाता है, उस पर एक कटाक्ष था। तो ऐसे बुद्धू का कांटा कहानी, हालांकि मैं नहीं कहता कि बाकी बुरी हैं, सुखमय जीवन भी बहुत अच्छी है। बुद्धू का कांटा कहानी तो उसका भागवंती कैरेक्टर जो है, जी कमला को मैंने लिखा था कि ये फिल्मी कहानी है, क्योंकि उसमें वो बोलता है कम आपके डेले इतने बड़े बड़े हैं, मैं तो मुग्ध हो गया, मैं तो मर मिटा, जैसे आम फिल्मी पात्र कहते हैं पुरानी भाषा में। आजकल तो नहीं, आजकल तो बड़े चतुर सुजान हैं, जो डायलॉग आते हैं उनकी डिलीवरी अलग तरह से है। तो लेकिन भागवंती में एक सेंटेंस, यदि आप कहानी 2, 4, 10 बार पढ़ लें, अनाड़ी के सामने भी कोई लहंगा पसारेगी, वही भागवंती जो उसको छेड़ती है पनघट पर, जो उसको चिढ़ाती है, जो ओपन है, गांव की लड़की है लेकिन ओपन है। शहरों में तो चलो लड़कियां ओपन होती हैं कि वो अपने ढंग से बातचीत कर सकती हैं, लेकिन भागवंती, लेकिन ज्यों ही भागवंती का रघुनाथ से, उसी नायक से शादी हो जाती है, उसके बाद वो छुई मुई हो जाती है, फिर वो
उसमें वो संस्कार आ जाते हैं कि उसने बोलना नहीं, उसका विवाह हो गया, उसके सास ससुर हैं, उसका पति क्या सोचेगा, और फिर रघुनाथ उसको छोड़ता है। क्यों जी, अब वो सर कहाँ गया दो आपका डायलॉग? जी जी 2-3 चीजें सर और हैं। हाँ जी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को जो संस्कृत का ज्ञान है वो अपने पिताजी से, पंडित शिवराम जी शास्त्री जी से ही मिलना शुरू हो गया 3-4 वर्ष की आयु में, जब वो हाँ जयपुर जी। में ही वो थे। 5 वर्ष की आयु में वो श्लोक सुना देते थे, पूरा वो पढ़ देते हाँ, थे कई कई। तो और ये जहां तक मैंने भी पढ़ा है कि अष्टाध्यायी का बहुत बड़ा भाग उन्होंने 5 या 7 वर्ष की आयु में सारा का सारा कंठस्थ कर लिया था, और 7 या बिल्कुल 8 ठीक है। वर्ष की आयु में 400 श्लोक उन्होंने सबके सामने, जो बड़े बड़े उस वक्त के विद्वान थे सबके सामने बोल भी दिया था। ये तो बात सर एक। दूसरी बात सर और जी कि बड़ी छोटी उम्र में जब आज का बच्चा 10वीं कक्षा बड़ी मुश्किल से एक सहारा लेकर के पढ़ रहा होता है, इस जी माहौल में जब इंटरनेट है, जब ट्यूटर हैं, जब टीचर पढ़ाने वाले हैं, घर से गाइडेंस है, उस समय में उन हालात में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी सन 1900 में 16 या 17 वर्ष की उम्र में जवाहरलाल जी जैन जी के साथ, जो कि जैन वैद्य के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तब वो समालोचक। हम्म। हाँ जी, वो समालोचक भी थे। तब उन्होंने जयपुर में एक पुस्तकालय की स्थापना कर दी, नागरी भवन की स्थापना कर दी। मैं ये ठीक है। जानना चाहता हूँ कि उस पुस्तकालय का, क्योंकि आपके संपर्क में लोग आते भी रहेंगे और आप शोधार्थी भी रहे हैं, आपने बहुत कुछ लिखा भी है, पढ़ा भी है, हमारे लिए तो अभी बचपने वाली बात है। उस पुस्तकालय का अभी क्या हाल है जो उन्होंने स्थापित किया था वो जवाहरलाल जैन जी के साथ, और वो नागरी भवन किस हालात में है, जैसे कि अपना जंतर मंतर में है। तीसरी बड़ी बात ये तो हो गई कि जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि जिस भाषा में वो बात करते थे वो पकड़ के साथ बात करते थे। तो कैप्टन गैरेट के सहयोग से जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर नाम का विशाल ग्रंथ भी उन्होंने रच दिया। ये 3 बातों का सर ठीक मैं है। आपसे जो है वो जनता के लिए वो चाहूंगा। हाँ जी, इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ जैन वैद्य जी के साथ वस्तुतः गुलेरी जी एक विद्वान तो थे ही, जो प्रोफेसर हो सकता है वाराणसी में जाकर के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या संस्कृत यूनिवर्सिटी में। स्वाभाविक जी है कि उसका संस्कृत का ज्ञान तो अपने पैतृक रूप में भी उन्हें मिला, अपने पिता से भी मिला, लेकिन वो परिवेश ही ऐसा था कि वो संस्कृत तो थी ही थी, लेकिन उसके जी साथ आप शायद वीरेंद्र जी ये जानेंगे, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रेजुएट थे सिर्फ, लेकिन जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाइस चांसलर भी रहे, प्रॉक्टर भी रहे, प्रोफेसर भी रहे, और प्रोफेसरों के प्रोफेसर भी रहे। वो हिंदी संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी में इतना बढ़िया भाषण देते थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जी इसी प्रकार जितने भी पुराने हिंदी संस्कृत के विद्वान थे वो अंग्रेजी में दक्ष होते थे। अंग्रेजी के साथ साथ वो जर्मन, लैटिन, क्योंकि सारे ग्रंथ जो पुरातन ग्रंथ है वो दूसरी भाषाओं में पहले मिल जाते हैं, ग्रीक हुई, तो उस जी प्रकार से गुलेरी जी भी वैसे ही विद्वान थे। और जो पुस्तकालय की बात आपने की उसमें भी जहाँ तक मुझे ज्ञान है, समालोचक जैन वैद्य जी की इच्छा थी कि कोई पत्र, कोई समाचार पत्र या कोई ऐसी पत्रिका स्थापित की जाए जो मतलब अलग तरह से दिखाई जी दे। तो समालोचक की उन्होंने जी प्रारंभ किया जयपुर से, जिसमें जितने अखबार छपते थे उन अखबारों की भी आलोचना उसमें थोड़ी थोड़ी छपती थी कि फलां अखबार में ये बात ठीक नहीं, उसमें वो नहीं थी। लेकिन वीरेंद्र जी आप जी आश्चर्य करेंगे कि गुलेरी जी को लिखने के लिए लेखक नहीं मिलते थे, और वो इसीलिए कई कई अपने छद्म नामों से, एक ही नाम, कभी नीलकंठ लिख लिया, कहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिख लिया, कहीं कुछ और लिख लिया, अनेक नामों से वो खुद ही सारे लेख लिख करके उसमें देते थे समालोचक में। और समालोचक सर में ही एक और एक वीरेंद्र जी वो रह जाएगी बात, जी समालोचक की सबसे बड़ी उपलब्धि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, जो आज हम पुस्तक समीक्षाएं देखते हैं, सारे पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं। इसका प्रारंभ जी समालोचक जो आलोचना की पत्रिका थी उससे हुआ, और उन्होंने वो लिखते थे कि आप पुस्तक की 1 प्रति भेजेंगे, 2 भेजेंगे, इतने पृष्ठों में आप खुद नहीं भेजेंगे,
समीक्षा आजकल तो साथ ही भेज देते ना कि लो जी परिहार साहब ये छाप देना, मैंने पुस्तक भी लिख दी, उसकी समीक्षा भी लिख दी, अपने आप ही। हाँ जी। तो ये मुझे बहुत बहुत, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये साहित्य की सबसे गंदी चीज लगती है आज की, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुझे ये सबसे गंदी चीज लगती है क्या नहीं। तो इसीलिए हाँ जी प्रश्न आप जितने मर्जी कीजिए, हमारा काम ही यही है, पढ़ना सर। प्रश्न और लिखना। प्रश्न ये था सर कि जैसे आपने समालोचना की बात करी, तो नागरी प्रचारणी पत्रिका में उनके 14 जो है वो आलेख जो है वो प्रकाशित हुए। हाँ जी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। और दूसरी एक बात और सर, कि सन 1920 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो परिषद थी जी, उसमें गुलेरी जी को मणिचंद्र नंदीचेर का अध्यक्ष बनाया गया जी। मेरा प्रश्न यहाँ से है कि मैंने डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी जी से भी पिछली बार पूछा था या उनसे सलाह की थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिमाचल की आन बान शान नहीं, पूरे हिंदी जगत की, हिंदी कहानी जगत की आन बान शान है। ये कहना बेहतर। और हम गौरवशाली हैं कि हमने उस धारा पर जन्म लिया है, उस देवभूमि में जन्म लिया है जिसकी जड़ें पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में इस समय जो है कुल मिलाकर 22 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो निजी है चाहे वो सरकारी है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, हमारा कृषि विश्वविद्यालय भी है, बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय भी है, हमारा हिमाचल विश्वविद्यालय भी है। अभी मंडी में भी खुल गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हाँ जी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यूनिवर्सिटी खुल गई है। उन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो अध्यक्षता कर चुके हैं मणिचंद्र नंदी चेयर की बनारस विश्वविद्यालय में, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह हैं, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जब तक हिंदी भाषा रहेगी तब तक हिंदी कहानी रहेगी, तब तक चंद्रधर शर्मा गुलेरी सर्वोपरि रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो है भाषा एवं संस्कृति विभाग उनकी जयंती मनाता है, भाषा एवं संस्कृति विभाग में उनकी या चर्चा चलती है, शिक्षा विभाग उनकी कहानियां पढ़ाता है। हिमाचल प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में उनकी चेयर कब? अंत में सर ये कि हिमाचल उनकी चेयर तो तभी होगी जब आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो है, जिन्होंने बाबा कांशीराम के लिए आपने जैसे करवा दिया डाडा सीबा में, तो गुलेरी जी तो डिजर्व करते ही हैं, उनके लिए तो होनी ही चाहिए। लेकिन करने वाले लोग राजनेता होते हैं, यदि साहित्यकार भी हों साथ साथ तो वो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। वो तो साहित्यकार किसी एक पार्टी का तो होता नहीं, वो तो सबके होते हैं, दुनिया भर के होते हैं। वो तो जन चेतना को जागृत करने वाले होते हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, देखो उन्होंने हिंदी के लिए क्या नहीं किया। तो वो ऐसे तो अलख जगाने वाले लोग होते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। यशपाल जी के लिए जैसे डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा ने वर्षों मेहनत करके लड़ाई करके, हैट्स ऑफ टू हिम ब्रह्मदत्त शर्मा जी को। ऐसे ही आपको मैं कहता हूँ, आप लगे रहे पीछे डाडा सीबा के लिए, बाबा कांशीराम के लिए, अच्छी बात। और जंग जीत भी चुके हैं, हाँ जीत भी चुके हैं। ये बधाई के पात्र इस बात के लिए बिल्कुल हैं, बधाई के पात्र। और अगर हम एक बार ठान लें, सोच लें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए भी उनका कोई बुत ही कहीं लगना चाहिए या कहीं और उनके वो चेयर होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। मैं भी उठा दूंगा, हम तो उठाते रहते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है। ये आप ही हैं वीरेंद्र वीर या मैं यहाँ पे एक और प्रश्न जोड़ना चाहूंगा। हाँ जी, स्वागत। कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के नाम से हिमाचल के विभाग इस क्षेत्र से जुड़े हुए, और जयपुर या अन्य राज्यों में, चाहे वो संस्थाएं हैं, निजी हैं या सरकारी हैं विभाग, उनके नाम से कोई सम्मान दिया जाता है, चाहे वो हिमाचल में या बाहर, उनके नाम से कोई सम्मान दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? हिमाचल में परिहार साहब, जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट अवार्ड है, लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट देता है, उसका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड, जो
जी 3 साल में जैसे चलो अपनी एग्जाम्पल देनी नहीं चाहिए, मुझे 90, 91, 92 के लिए उन 3 वर्षों के लिए हारे हुए उपन्यास पर मिला। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो 7-8 आदमियों को मिला आज तक। 1983-84 में शुरू हुआ था वो, लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू कर दिया। ये पता नहीं क्यों हिमाचल में जो पुरस्कार हैं उनके प्रति कोई ज्यादा निष्ठा नहीं है। जैसे हरियाणा में, पंजाब में शिरोमणि अवार्ड है 5 लाख का, हरियाणा में तो कई कई लाख के हैं, 7-7 लाख के हैं, और लगभग सभी को मिल जाता है। पर हिमाचल लगता है सर का सिग्नल गया, लेकिन हाँ, फिर भी मैं हाँ जी, फिर भी मैं हाँ जी फिर भी वीरेंद्र जी मैं ये समझता हूँ कि खूब पुरस्कार होने चाहिए नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए भी, लेकिन फेयर होने चाहिए, फेयर, उसमें पक्षपात ना हो तो मजा आता है पुरस्कार। अदरवाइज तो ठीक है, सभी संपन्न है, पुरस्कार की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ जी वीरेंद्र जी, आप कुछ और? बिल्कुल बात सही है। हाँ, मैं सर ये कहने वाला था कि आपकी ही बात से बात निकली है पुरस्कार। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो है वो पहाड़ी में लेखन के लिए, हिमाचली पहाड़ी में लेखन के लिए दिया जाता डॉक्टर प्रेम भारद्वाज जी को पहली बार मिला। वो पुरस्कार कहाँ है? मनोहर सागर पुरस्कार ये हाँ जी, ये अच्छा, मुझे उसके लगता है ये अपनी इच्छा से देते हैं, कभी दे देते हैं कभी नहीं देते। सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड तो अब कई सालों से नहीं दिया गया। 17 वर्ष हो गए सर, 18वां वर्ष नहीं दिया गया। हाँ जी, इसके मैंने इसीलिए ये प्रश्न किया क्योंकि मैंने कहीं मंच पे वहां पे अध्यक्ष महोदय से मैंने ये जो हमारे निर्देशक है अपने भाषा विभाग के, मैंने उनसे भी विनती की थी कि एक तो डॉक्टर यशवंत सिंह वाईएस परमार जी का अवार्ड है वो पिछले 16 सालों से बंद पड़ा है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो अवार्ड है वो पिछले 18 वर्षों से बंद पड़ा है। क्या 18 वर्षों में कोई साहित्यकार पैदा नहीं हुआ? अब अगर कोई जानना भी चाहेगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का अगर कोई जानना की इच्छुक, अब वो अखबार में पढ़ेगा कि यार इनको ये अवार्ड मिला है। वाईएस परमार जी के बारे में अगर कोई जानना चाहेगा तो एक अखबार में पढ़ेगा तो उनके बारे में ज्यादा रोचक होगा, वो उनके बारे में जानने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये चीजें लोगों के बीच में जाएगी, युवा हम जैसे साहित्यकारों के बीच में ही नहीं जाएगी, तो हम कैसे इस चीज को ज्यादा से ज्यादा इसके लिए प्रेरित होंगे कि यार हम लिखें, कुछ लिखें ज्यादा से ज्यादा। जी देखिए, मैं तो समझता हूं कि इसके लिए समूचे हिमाचल प्रदेश के साहित्यकारों को एक होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा। चाहे वो हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार हो, चाहे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो, चाहे वो हमारे मंडी से भाई हिरदाराम जी हो, रानी खैरगढ़ी हो, चाहे वो हमारे पंडित पदम देव जी हो जिनको कविराज के नाम से जाना जाता था, व्यवसायिक परिसर भी है शिमला में, बहुत बड़े कवि लेखक हुए हैं, वो हो। ऐसी ऐसी कई विभूतियां हैं जिनको चिन्हित करके जो है, जिनके साहित्य को, जिनसे जुड़ी हुई चीजों को किसी स्मारक में रखा जाना चाहिए, ताकि वो आने वाली पीढ़ियां उनसे जो है वो सबक ले सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें। किंतु अभी हिमाचल में ऐसा हो नहीं रहा है। सर एक चीज जो और है, जैसे हमने साहित्य की बात कर ली कि ठीक है संस्कृत यहाँ से सीख ली उन्होंने, नागरी प्रचारणी भाषा के साथ जुड़े, वो शिक्षक रहे, शिक्षाविद रहे तो वहां से हो गए। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी खगोलविद भी थे, ज्योतिष शास्त्री भी थे। उसका अगर कुछ, क्योंकि ये पीछे भी चर्चा चली थी पर बीच में रह गई, तो इन्होंने ज्योतिष शास्त्र जो है वो कहाँ से सीखा और इतना इतना ज्ञान पाया उन्होंने कि जंतर मंतर आज भी अगर आज के रूप में हम देखते हैं तो उसमें पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का बीच में नाम आता है। अब पुरातत्ववेता तो वो थे ही। जहां तक ज्योतिष की बात है, मैं समझता हूँ वो तो उन्होंने वाराणसी में रह करके सीखा होगा, क्योंकि यहाँ हिमाचल में या जयपुर में या एक और जगह जहाँ राजस्थान में वो रहते थे, वहां पर तो वो प्रिंसिपल के रूप में या प्रोफेसर के रूप में कॉलेज में थे, प्रिंसिपल के रूप में थे, तो वहां पर तो इतना नहीं मुझे लगता है। ये या तो ये पैतृक होगा उनका। ऐसे तो जैसे सांप के कांटे का इलाज भी ये यहाँ पर गुलेर में होता था, इनके घर में, इनके पूर्वजों के। हाँ जी, तो वो बहुत से प्रसंग है। और जो आप एंटीक्वेरी की बात करते हैं, वो अंग्रेज जो गैरेट का आपने जो पहले नाम लिया,
उनके साथ जी। मिल करके उन्होंने अंग्रेजी में वो पुस्तक लिखी थी। बल्कि ये जो जंतर मंतर आप जो कहते हैं वो समय नापने वाला जो है, जी और जी 2-4 उनके निबंध लंबे लंबे जो हैं, वो जी साइंस के भी मिलते हैं हिंदी में लिखे हुए, जो बहुत ही टेक्निकल लगते हैं मुझे। मैंने इसमें जो अकादमी ने पुस्तक छापी है उसमें उन लेखों को भी संकलित किया है। वो लेकिन रुचि अलग अलग है, साहित्य से इतर बातें हैं। वो जो आप कह रहे हैं जी ना, वो ठीक है, आप समग्रता से उनको लेने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जी जी उन्होंने खगोल विद्या पर भी लिखा, उन्होंने जंतर मंत्र भी लिखा, उन्होंने समय को नापने के लिए भी यंत्र बनाया, जीर्णोद्धार किया। लेकिन उसके बारे में बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा सामग्री हमें पुस्तकों में उपलब्ध नहीं होती, छिटपुट। उन्होंने वो सर 60-70 पेज या 100 पेज की एक पुस्तक लिखी थी एंटीक्विटी पर भी जो है, प्राचीन जो तंत्र है उस पर उनकी एक पुस्तक मिलती है। लेकिन हिमाचल में भी उस पर कोई कभी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, ना उसका प्रचार प्रसार हुआ, ना वो पाठ्यक्रमों में आई है। आ सकती थी। उनके 2-3 लेख बहुत ही आंख के बारे में, और वेदों में विज्ञान पर उनका एक लेख बड़ा ही प्रसिद्ध है, बड़ा लंबा है। हालांकि वैज्ञानिक लेखों में मेरी उतनी रुचि नहीं है जितनी साहित्यिक। वो अपना अपना हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। बहुत जी उनके जी और छोर है जिनको अभी परखने और देखने और पढ़ने की जरूरत है। लेकिन जो सरकारी फंक्शन हम ये करते हैं, हम भी शोध जाते हैं का उसमें, विषय मुझे है। भी बुलाते हैं। हाँ जी। तो उस हिसाब से मैं जी समझता हूँ कि व्यापक मेरा सर उनका एक ही साहित्य। मकसद है ये सारे प्रश्न उठाने का। जी बिल्कुल मेरा सर एक ही प्रश्न करने का ये एक मंतव्य था इसके पीछे कि जो ये आने वाली जनरेशंस हैं इनके सामने क्वेश्चन तो सामने आए कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार के इत्र क्या थे। उनका बिल्कुल बहुआयामी बिल्कुल। व्यक्तित्व जो था, एक दिव्य व्यक्तित्व जो था वो सामने तो आए। और उसके लिए हिमाचली साहित्यकारों को, समस्त हिंदी जगत के शोधार्थियों को, इसके साथ साथ हिमाचल भाषा संस्कृति विभाग को, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी को भी ये समग्र रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है, जहां तक मैं समझता हूँ। हाँ जी वीरेंद्र जी, एक बात और, झाबरमल शर्मा उनके दोस्त थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, जयपुर में। उन्होंने गुलेरी जी के पत्रों का एक संकलन, उन्होंने नहीं बल्कि उनके पुत्र ने, उनके बाद झाबरमल शर्मा के पुत्र ने गुलेरी जी के पत्रों का एक संकलन छापा है। तो यदि जी कोई व्यक्ति उन पत्रों को पढ़ ले तो उसी से पता चल जाता है कि गुलेरी जी का व्यक्तित्व कितना विराट था। किस तरह उन्होंने संस्कृत में लिखा, किस तरह अंग्रेजी में लिखा, उसमें पत्र दिए हुए हैं, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, और दूसरी जी भाषाओं के अनुवाद भी उसमें दिए हुए हैं। तो उनके तो बहुत से रूप और छोर, अंग संग, मैं समझता हूँ कि उनके मुझे विराट व्यक्तित्व को अभी पहचाना ही नहीं। जी आप कहिए। सर बिल्कुल, मैं कहीं पढ़ रहा था कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया, कहीं छोटा सा। उन्होंने हाँ जी, हाँ महाभारत के है भी वो कुछ भी अंशों का अनुवाद किया अंग्रेजी में। उन्होंने किया है, संस्कृत में भी बिल्कुल। इसके बारे में कुछ कहने की कोशिश करी। हाँ तो जी, जी, इनका तो ये इनका बहुत बहुत उल्लेख बड़ी तो, बातें हैं सर। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में आप और चंद्रधर सर, शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा हाँ गुलेरी जी। जी के बारे में और, क्योंकि समय भी काफी हो रहा है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में सर कुछ और बातें जो आने वाले एपिसोड्स में, आने वाली कड़ियों में जो है वो रखी जाएं। ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको छुआ जाना जरूरी है आपके हिसाब से? मेरा ख्याल है उनके निबंध साहित्य पर कोई बड़ी गंभीरता से कभी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, जबकि वो निबंधकार इतने बढ़िया थे जी कि यदि आप पढ़े मारे सी मोही कुठाऊं ही पढ़ लें या कछुआ धर्म ही पढ़ लें तो पता चलता है कि वो कितने महान साहित्यकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी निबंध लिखे, उनके भी निबंध अपनी तरह के हैं। तो इनके निबंधों पर कभी किसी ने कोई, जी मैं तो कहता हूँ कहानियों पर भी ध्यान नहीं दिया भी पूरा। एक एक कहानी डिस्कस होनी चाहिए कि कौन से पात्र हैं, कितने पात्र हैं। और इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो पत्नी थी वो भागवंती वही है, वो करेक्टर उन्होंने क्रिएट जो किया वही है। या उनके बेटे योगेश्वर जी शर्मा गुलेरी पर कभी बात नहीं हुई, ना ही विद्याचंद गुलेरी पर कभी, उन पर भी हो सकती है बात विद्याधर एपिसोड। शर्मा गुलेरी पर हाँ नहीं, जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल उनका ये तो काफी जो है, क्योंकि मेरी
सतीश धर जी से भी काफी लंबी बातें होती रही हैं बीच में जी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को लेकर के। तो क्योंकि डॉक्टर विद्याधर शर्मा गुलेरी उनके पौत्र थे, उन्होंने भी एक कहानी लिखी और उन्होंने ही संकलन किया ये जो जितने गुलेरी जी की पंडित कविताएं चंद्रधर हैं। शर्मा जी कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कम से कम 400 पृष्ठ डेली जो है वो कोई ना कोई साहित्य पढ़ते थे। डायरी में जी 3 रंग की स्याही से वो लिखते थे, जिसमें लाल रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हरा रंग जिसको हमने अभी करना है, काले रंग की स्याही से डायरी में कुछ और लिखा है। तो कुछ इस तरह के पहलू भी जो है वो सामने आने चाहिए उनके। देखिए ये पंडित तो चंद्रधर आपने शर्मा गुलेरी जी के। ये तो आपने मेरे भी ज्ञान में वृद्धि कर दी कि वो 3 तरह की स्याही, मैं तो 2 ही तरह की स्याही से लिखता हूँ, काली और लाल। नहीं, 3 तरह काट-पीट की करनी स्याही हो है तो लाल से। लाल, हरी और काली वो जी। ठीक है, देखो ये भी एक अच्छी बात है उनके बारे में, सबके अपने अपने रंग ढंग होते हैं, तो ये भी पता चलना चाहिए कि किस प्रकार के थे। इस पर दूसरी हो एक बात सकते हैं और और है, एपिसोड। हाँ जी बिल्कुल एपिसोड्स। और सर एक बात जो और कहना चाहूंगा कि चाहे वो यहाँ डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी ने लिखा है उनके ऊपर, डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी जी ने लिखा है उनके ऊपर, आपका भी शोध है और आपने कहानियों का संकलन किया है, डॉक्टर विद्याधर शर्मा गुलेरी जो कि उनके पौत्र थे उन्होंने लिखा है इसके ऊपर। एक आपके हिमाचल से ही वो सिकरी से थे लेखक, दिल्ली में रहते थे, उनका दिमाग से मेरे नाम निकल रहा है। उन्होंने जी उन्होंने उन्होंने उनके ऊपर लिखा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के ऊपर। मेरा सिर्फ ये डॉक्टर कहना है सर, यह जानने की इच्छा है कि ये सारा साहित्य जो है वो कैसे और कहाँ उपलब्ध हो सकता है पाठकों के लिए। पाठकों के लिए एक तो हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के पुस्तकालय में हो सकता है, जो आजकल क्योंकि स्थानांतरित हो गया तो इसलिए पुस्तकें वहाँ ढूंढनी थोड़ी मुश्किल है, वहाँ होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। दूसरे स्टेट लाइब्रेरी में काफ़ी पुस्तकें आपको मिल सकती हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हिमाचल के लेखकों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हिमाचल में कम, दिल्ली में ज़्यादा मिलती। सर जापान में मिलती हैं। मैं एक हिमाचल के लेखक के पुस्तक को ढूंढ रहा था, गूगल पर भी छाना, लोगों से भी पता किया, नहीं पता चला, और बाद में जो है वो योकोहामा या पता नहीं कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट है, उसकी लाइब्रेरी में सॉफ्ट कॉपी मिल गई मुझे। और उसके लिए जो था वो वहां के 5 रुपए के हिसाब से शायद यहाँ के 350 रुपए मुझे पे करने पड़े और वो सॉफ्ट कॉपी मिली है। तो ये बड़ी दुखद बात है। और वो 1885 की लिखी हुई किताब है, लुधियाना से प्रकाशित हुई थी। तो 1885 की लिखी हुई किताब है, खुलासा मैं बाद में करूंगा वो लेखक कौन है। ये हो रहा है, आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि हिमाचली लेखकों की किताबें नहीं मिलती, हिमाचल में लेखकों को सम्मान भी नहीं मिलता। डॉक्टर बिपिन चंद्रा जो कि कांगड़ा से हुए, पद्म भूषण हुए, हमारे अपना ये जो है निर्मल वर्मा जी वो शिमला से हुए, पद्म भूषण हुए, उनके बड़े भाई राम कुमार वर्मा जी कहानीकार चित्रकार पद्म भूषण, वो भी शिमला से हुए। यशपाल जी जो है वो भी साहित्य के लिए पद्म भूषण हुए। 4 पद्म भूषण साहित्य के हिमाचल को, हिमाचलियों को ज्ञान नहीं, इसलिए क्योंकि वो साहित्यिक माहौल हम दे नहीं पाए, हमारा भाषा एवं संस्कृति विभाग नहीं दे पाया, हमारा शिक्षा विभाग नहीं दे पाया, और क्योंकि बच्चों को वो माहौल मिल नहीं पाया, इसलिए हम जानने से थोड़ा सा अनभिज्ञ रह गए। बात तो ये भी है कि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन पद्म भूषणों से भी ऊपर के हैं। इनका जो साहित्य है, क्योंकि उस वक्त वो शुरू ही नहीं हुए थे जब वो बैकुंठ धाम चले गए हैं। इनका साहित्य पर भाषा विभाग से इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, हिमाचल सरकार से ये कहना चाहूंगा कि जो पिछले इतने लंबे अरसे से पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सम्मान, जिनके नाम पर जो सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, कम से कम उसको शुरू कर दें, यही पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सम्मान हो। बिल्कुल यही श्रद्धांजलि होगी उनको। और ये बहुत जरूरी है ये चीज होना, क्योंकि इसी से ही साहित्य का, हिमाचल के साहित्य का या हमारा लोक साहित्य का सृजन होगा, और इसी से ही ज्यादा ज्यादा प्रगति भी होगी। साथ में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का, जब इनको उनकी जिज्ञासा पैदा होगी, प्रश्न पैदा होंगे, तभी तो इन सारी चीजों के अंदर वो जाएंगे। अब उनको कहीं पे, अब आपने बताया कि 4 पद्म भूषण हो चुके हैं, अब अगर उनके नाम तो छोड़ो, लेकिन 4 लोगों को पद्म भूषण मिल भी चुका है। आज के युवाओं को मुझे नहीं लगता 5%
युवाओं को 5% 2% युवाओं को भी ये चीज पता होगी, क्योंकि उनको इस चीज से विषय से बिल्कुल कटे हुए हैं। और मुझे लगता है कि समापन करना चाहिए। नाम को नहीं सर, 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट और लूंगा, क्योंकि सुशील फुल सर भी यहाँ पर बैठे हैं। जहां तक मुझे थोड़ा सा मिला था वो 124 कहानियों के अलावा, या जैसे सर ने आज कुछ बातें कही हैं, नई बातें निकल के आई हैं कि उनके जो 18 एक तरह की, 4 एक तरह की, 3 एक तरह की जो कहानियां हैं, दृष्टांत हैं, कुछ भी है, उसी तरह का जो है वो 124 की सूची मैंने भी उनकी जो लेख रचनावली है वो इन्हें भी निकालने की कोशिश करी थी, वो रखना चाहूंगा, ताकि कोई ना कोई सूची कभी ना कभी किसी ना किसी के दिमाग में आए और उसके ऊपर काम हो। वो जो पहला था वैदिक पष्ट ताप, दूसरा है काशी, तीसरा गोदानम, चौथा है सुदर्शन सुदृष्टि, पांचवा है सोहम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कुछ लोगों के नाम, काशी नागरी प्रचारणी के कार्यकर्ता, खरे सज्जनों की मैं यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे आपके वीरेंद्र जी रोकना चाहूंगा। आप इसको दोबारा से पढ़े और हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के सुनील शर्मा जी से निवेदन है कि अकेले वीरेंद्र वीरी जी को यहाँ पे मंच पे लेके आए, और आप ये जो नाम पढ़ रहे हैं आप इंडिविजुअल एक बार दोबारा से आप तो इसको पढ़ दीजिए। वीरेंद्र जी और डॉक्टर सुशील कुमार जी, शायद हमारे कार्यक्रम का समय भी हो चला है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो परिहार जी यदि हम बस ये जो नाम बता रहे हैं आदरणीय वीरेंद्र वीर जी, एक बार अगर वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा बीच में जी सुनील जी एक बार सभी जी, बस 5 मिनट लूंगा जी आपके, अगर आपका आदेश हो। परिहार जी क्या सुन पा रहे हैं? सुनील जी मेरे को मंच पे लेके आइए। जी वीरेंद्र सर, मैं कह रहा हूं कि आप अकेले मंच पे रहिए फिलहाल के लिए, ये नाम पढ़ने के लिए। ठीक है। देखिए, जैसा कि चर्चा चल रही थी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने कहानियां भी लिखी, निबंध भी लिखे, उन्होंने समालोचना भी करी, समीक्षा भी करी, और लगभग भारत की जैसे हिंदी है, संस्कृति है, बंगला है, राजस्थानी है, उन्होंने उनमें भी लिखा, प्राकृत में भी उन्होंने लिखा, उसके बाद अब जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी सब भाषाओं में पूरी पकड़ के साथ, पूरी विद्वता के साथ जो सूची मुझे भी प्राप्त हुई, उन 124 नामों की, इन नामों के इत्र, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं विदा चाहूंगा। उसमें ये है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो लेख रचनावली है, उसमें वैदिक पष्ट तप, काशी, गोदानम, सुदर्शन की सुदृष्टि, सोहम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कुछ लोगों के नाम, काशी नागरी प्रचारणी के कार्यकर्ता, खरे सज्जनों की खरी चिट्ठियां, घंटाघर, जय जमुना मैया जी की, डॉक्टर महेंद्र सरकार, डिनामेशियल कॉलेज, महर्षियों की दृष्टि, हा हा ताता, पुरानी हिंदी, आंख, धर्म संकट, बाबू अयोध्या प्रसाद के संस्मरण, वेद में पृथ्वी की गति, बृहद्वेता, बंग का भंग, समालोचक का चौथा वर्ष, संगीत की धुन, हिंदी भाषा के उपन्यास, लेखकों के नाम, धर्मपरायण रीढ़, अश्वमेघ संपादक नागरी प्रचारणी, पत्रिका के नाम, लेखक, और उसके अलावा आचार्य सत्यव्रत सामश्रयी, सांप के काटने का विलक्षण इलाज, जैसे कि अपना फुल साहब भी कह रहे थे या गुलेरी सर ने भी कहा था, पाणिनि की कविता, यूनानी प्राकृत, पुराने राजाओं की चिट्ठियां, जयसिंह प्रकाश, यूरोपियन संस्कृत, संस्कृत की टिपरारी, सिंहल द्वीप के महाकवि कालिदास का समाधि स्थल, कालिदास की देशभाषा, खेल ही शिक्षा है, जालहंस सुभाषित, उसके बाद मुक्तावली
चांद की षड भाषा, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, सुमरनी के मन के, खोज की खाज, कलकत्ते का अशोकारिष्ट, अशोक शास्त्री, अनुवाद की बाढ़, हिंदी आर्य हिंदी, जोड़ा हुआ सोना, मारेशी मोहू कुठाऊं, धर्म में उपमा, लायलपुर के बछड़े, घड़ी के पुर्जे, दूध के पैगंबर, दो प्रश्नों का एक उत्तर, कछुआ धर्म, नौरंग सा के नौरंग, हिंदी साहित्य, कस्तूरी मृग, पुत्कार या पुकारना, श्रद्धा, सुगतेता मृग नरेत्रा, क्रियाहीन हिंदी, बेसिर की हिंदी, भारद्वाज गृह सूत्र, पुराना व्यापार, अकल बनाम नकल, पानी पीकर रह जाना, ढेले चुन लो, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, झक मारना, असूर्य पशवा राजद्वारा, हलवाई, ब्रह्मचारी को पान खिलाना, पाणिनि की कविता, बनारसी ठग, कुछ पुराने रिवाज और विनोद, बेलावित, दिगल, रामचरितमानस और संस्कृत कवियों में बिंब प्रतिबिंब भाव, छठ, विरायण की सरवण की, पूर्ण पात्र, वैदिक भाषा, प्राकृतपन, खूब तमाशा, देवानाम प्रिय, आत्मघात, होली की ठिठोली, ए अप्रैल फूल, उलूल, ध्वनि हुर्रा, वंश छेद, विक्रमोवर्षी की मूल कथा, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, पृथुवैन्य का अभिषेक, मनु बैवत्स, सुकन्या की वैदिक कहानी, पुनाशेप की कहानी, पुराने राजाओं की गाथाएं, वाजपेयी, राजसूय, सौभागामणि का अभिषेक, सौभामणि का अभिषेक, चानन अंध्र, महर्षि च्यवन की रामायण, देवकुल, शैशुनाग की मूर्तियां, राजाओं की नियत के बरकत, बौद्धों के कालखंड में भारतवर्ष, पुरानी पगड़ी, खसों के हाथों में ध्रुव स्वामिनी, पश्चिमी नक्षत्रों के नाम, हूण, स्वाई, कादम्बरी के उत्तरार्ध के कर्ता, कादम्बरी और दश कुमार चरित, तुतातित कुमारिल, न्याय घंटा, पंच महाशब्द, अवंती सुंदरी, शिक्षा के आदर्शों में परिवर्तन, श्री श्री श्री, संगीत, चारण और भाटों का झगड़ा, खुली चिट्ठी, वेद में पृथ्वी की गति, महर्षियों की दृष्टि और अंत में समालोचना प्रसंग। ये 124 नामों की सूची मिली है। सिर्फ सूची ही मैं अभी पढ़ पाया हूं कि इसके बारे में, इसके आगे कोई मुझे ज्ञान नहीं है। ये शोधार्थियों के लिए एक शोध का विषय है कि क्या जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है ये कौन से साहित्य में है, कौन सी उनकी पुस्तकों में है, कौन सी जगह ये उपलब्ध हो सकता है। पंडित प्रत्यूष गुलेरी, डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी जी इसके बारे में जो है वो ज्ञान दे सकते हैं। पृथ्वी अपना डॉक्टर सुशील कुमार फुल जी या और भी जितने साहित्यकार हैं, शोधार्थी हैं, वो इसके बारे में बता सकते हैं कि ये साहित्य कैसे उपलब्ध हो सकता है, प्रासंगिक है या ये वैसे ही कुछ लिखा गया है। मेरे लिए तो सिर्फ ये सूची मिली थी, इसलिए अभी सूची ये पढ़ दी है। जी परिहार जी। बहुत बहुत साधुवाद पहले तो आपको। आपने इतने सारे 124 विषय रख दिए हैं इस समाज के सामने कि आप इसके ऊपर शोध करें। एक और 124 में से मैं बोलता हूँ यदि 24 भी हो जाए तो मेरे लिए लगता है कि वो बहुत बहुत बड़ी बात होगी। इस समाज में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो जीवन यात्रा है, उनका क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया, वो बहुत कुछ निकल के मुझे लगता है वो इस समाज के सामने आ जाएगा। और उनका कितना बड़ा योगदान, हालांकि हम सब इससे अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी कितने बड़े से भी बड़ा योगदान उनका रहा है, चाहे वो आधुनिक हिंदी के लिए हो या कहानियों के लिए हो या निबंध के लिए या अन्य हमारे विषय हैं उसके लिए हो, लेखन की दृष्टि से उनके लिए कितना कुछ रहा है। सुशील कुमार फुल जी शायद मुझे लगता है वो आदरणीय हमें जा चुके हैं, समय भी बहुत हो चला है। वीरेंद्र जी, चर्चा बहुत सारी फिर से रह गई है पर तो मुझे लगता है कि हमें ऑनलाइन में जुड़ के इसके ऊपर चर्चा जारी रखनी चाहिए। ऑफलाइन हम दिन में या दोपहर में इसके ऊपर हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे और इसके एपिसोड बना के मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर चर्चा जारी रखनी चाहिए। लेकिन समय की अपनी मुझे लगता है अभी सीमाएं अपनी है, तो है ना, तो हम मुझे लगता है कि अभी समापन करना चाहिए। मैं सभी दर्शकों का, आदरणीय वीरेंद्र वीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुशील कुमार फुल जी बहुत समय तक आप रहे, मुझे मालूम है बहुत सारे
रात्रि में जुड़ने का और चीजों का बहुत सारा रहता है। वीरेंद्र वीर जी एक बार आपका पुनः आपका, रमेश शर्मा जी भी शायद हमें जा चुके, उनको भी कल सुबह हरिद्वार जाना है। तो मैं आप सभी से आज इजाजत चाहूंगा। हमारे दो ये जो भाग थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को, हम कोशिश करेंगे कि ये ऑफलाइन हम रिकॉर्ड करके आप सब तक इसके लगातार अध्याय आप सबके समक्ष लाते रहें। लेकिन आज के लिए दोस्तों, आज इस यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर नए विषयों के साथ वही पहाड़ी गलबात आप सबके बीच में होगी। और यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो जैसा कि हमारी वेबसाइट है himachalfilmcinema.com, आप वहां से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9129034599, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल है हमारा info@himachalfilmcinema.com। यहाँ पे यदि आप अपने गीत का प्रसारण, साहित्य से जुड़ी कोई बात रखना चाहते हैं, या आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई किताब आ रही है, और यदि आपका कोई गीत आ रहा है, कोई आप सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो रहा है, तो आप उससे सूचना यहाँ पे आपके निःशुल्क आप यहाँ से अपना प्रचार करवा सकते हैं। आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए आप सबसे यही इजाजत लेता हूँ। आप सबके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।